नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। यदि आपको कश्मीर से इस समय कोई ध्वनि आ रही हो, कोई आवाज़ आ रही हो, कोई साउंड सुनाई पड़ रही हो, तो इस समय आपको बड़ी ज़ोर-ज़ोर से रोने-बिलखने की एक कोई ध्वनि आ रही होगी और वो ध्वनि किसकी आ रही है? वह गुपकार गैंग। आप जानते हैं ना गुपकार गैंग क्या होता है? गुपकार रोड है एक श्रीनगर में और उस गुपकार रोड पे जितने बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं कश्मीर घाटी के, वो सभी गुपकार रोड पर ही रहते हैं। जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अ, सेना के बड़े-बड़े अधिकारी हैं, वो भी गुपकार रोड पे रहते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त गुपकार रोड पे बंगले जो हैं, वो केवल इन्हीं बड़े मगरमच्छों के हैं और भी सरकारी बंगले हैं जो इनको अलॉट होते रहते हैं लगातार। और आप ये देखिए कि जितने भी बड़े-बड़े अलगाववादी रहे हैं, उन सबको सदैव सरकारी सुरक्षा मिलती रही है और उस सरकारी सुरक्षा में रहते हुए वो अपने अलगाववाद की गतिविधियों को पूरी स्वतंत्रता से मनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल स्वच्छंद रहे। तो जो लोग कहते हैं कि हाँ, कश्मीर में जो है वो बहुत अज़ाब है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, बड़े प्रतिबंध हैं और वहाँ पर तो जान बिल्कुल सांसत में है, साँस लेना मुश्किल है। ये सब बातें आप सुनते होंगे, ख़ास तौर से पाकिस्तानी मीडिया को आप देखते हो यूट्यूब पे, तो उसमें जो मेन स्ट्रीम वाले जो रिपोर्टर हैं, वो इस तरह की बात लगातार करते रहते हैं। लेकिन जो तथ्य है, वो महबूबा मुफ्ती से जान लीजिए, महबूबा मुफ्ती के उदाहरण से जान लीजिए। महबूबा मुफ्ती को उनका जो सरकारी बंगला उनको अलॉटेड था, उसको खाली करने के लिए कह दिया गया। और उसको खाली करने के लिए कहते ही उन्होंने रोना-पीटना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास तो दूसरा बंगला नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती वो हैं जो ज़ेड सुरक्षा लेकर रहती हैं। ज़ेड सुरक्षा के घेरे के अंतर्गत रहती हैं और ज़ेड सुरक्षा के अंतर्गत इस घेरे के अंतर्गत रहते हुए लगातार भारत के विरुद्ध विषमवन करती हैं, लगातार ये कहती रहती हैं कि 370 को आप वापस लाइए, लगातार ये कहती रहती हैं कि पाकिस्तान से वार्ता आवश्यक है। इसी गुपकार गैंग के दूसरे जो बड़े सदस्य हैं, वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हैं। उमर अब्दुल्ला ने तो संभवतः उन्होंने मौके की नज़ाकत भाँप ली होगी, तो उन्होंने अपना बंगला तो ज़रूर खाली कर दिया पहले। लेकिन उनके पिताजी जो हैं वो क्या कहते हैं, जब कश्मीरी पंडित कोई मारा जाता है तो उनके मुँह से उसकी भर्त्सना नहीं निकलती, उसके मुँह से उसकी निंदा नहीं निकलती। अपितु वो ये कहते हैं कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक ये तो होता रहेगा। यानी वही सेपरेटिस्ट ब्लैकमेल, अलगाववादियों का जो कमीनापन जो सदैव चलता आया है, आरंभ जो है इन्हीं फारूक अब्दुल्ला के समय में हुआ था और फिर उसको परवान चढ़ाया था हमारे महबूबा मुफ्ती के जो पिताजी थे, अब्बा जान हुज़ूर, मरहूम अब्बा जान हुज़ूर, यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद उन्होंने। तो ये जो 2 फैमिली हैं, ये सबसे बड़ी पापी हैं। तो ये तीसरे जो हैं वो हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। यद्यपि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है वो इस समय जो है वो केंद्र के फ़ेवर में बोल रहे हैं। लेकिन ये हम कई बार आपको बता चुके हैं, जयपुर डायलॉग्स पे हम कई एपिसोड कर चुके हैं कि जो काम था गुलाम नबी आज़ाद का वो इन 2 बड़े गुपकार कबीलों की, यानी कि जो अब्दुल्ला कबीला है और जो सईद कबीला है, मुफ्ती वाला मुफ्ती कबीला है, इन 2 कबीलों के केंद्र में पैरवी करना और उस पैरवी के बदले में राज्यसभा सीट, कोई मंत्री पद, बड़े-बड़े बंगले, जम्मू में बंगले, कश्मीर में बंगले। अब तो जब से यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हुआ है तो 2 में से 1 बंगले का पहले कर दिया गया और अब इनसे 1 बंगला भी खाली करवाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने अपने आप खाली कर दिया है, इनसे फेयरव्यू अब खाली करवाया जा रहा है तो। और ये जो है उसके लिए लेके पूरा रो कलप रही हैं, लेकिन दुःख की बात ये है कि इनके इस रोने कलपने में इनका साथ कोई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि
कश्मीर का मीडिया भी इनका साथ नहीं दे रहा। कितनी दुःख की बात है कि ये कितनी अलग-थलग पड़ गई हैं, क्योंकि सबको अब ये है भान हो चुका है, यहाँ तक कि जो कश्मीर मीडिया इनके हाथ से रोटियाँ खाता था और इनके गुण गाता था, पूरी तरह से जो कश्मीर का जो इस्लामिक अलगाववाद है, इस्लामिक जिहाद है, उस पे एक तरह से सारे के सारे मुवल्लिस थे, पूरी तरह से लिप्त थे। उस लिप्तता में जो इनके जो कृपा पात्र थे, मर्ज़ीदान जिसको बोलते हैं उर्दू में, तो इनके जो कृपा पात्र मर्ज़ीदान लोग जो थे, वो इनके इशारे पर सारे काम करते थे। ये इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट कर देते थे। इनडायरेक्टली पुलिस को कह देते थे कि भई ऐसे-ऐसे तरफ आप मत देखना। ये पूरा जो गैंग चलता रहा है आपके हुर्रियत का, वो हुर्रियत का गैंग, वो जमात-ए-इस्लामी का फ्रंट था। जमात-ए-इस्लामी के साथ में तरह-तरह के जितने भी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, वो सब शामिल थे। ये आपके जितने भी बाहर के यानी कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन आते हैं बाहर से, यानी कि आप इसमें हिज़्बुल मुजाहिदीन ले लीजिए, इसमें आप चाहे लश्कर-ए-तैयबा ले लीजिए और तीसरा जो इनका है जैश-ए-मोहम्मद उसको भी ले लीजिए। ये तीनों के तीनों जमात-ए-इस्लामी के साथ में यानी जमात-ए-इस्लामी जो कि हुर्रियत का बाप है, उसके साथ में मिल के सारा कार्यक्रम करते थे। अब महबूबा जी के साथ में आप बताइए कि हम किस प्रकार से, किस प्रकार की सहानुभूति कर सकते हैं। आपको याद दिलाते हैं महबूबा जी के कारनामे, मुझे लगता है कि याद दिलाने आवश्यक है आज के दिन, क्योंकि आज के दिन हम नरक चतुर्दशी मना रहे हैं यहाँ पर, कल हम दीपावली मनाएँगे। आज अयोध्या में बड़ा दीपोत्सव हुआ है, 15 लाख से ऊपर दिए जलाए गए हैं। तमस को दूर भगाया गया है, प्रकाश को आमंत्रित किया गया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय का आह्वान पूरे देश में हो रहा है और कल भी होगा, लक्ष्मी पूजन भी होगा। ऐसे समय पर यह जानना आवश्यक है कि ये महबूबा मुफ्ती के समय में क्या हुआ? महबूबा मुफ्ती ने जैसे ही सरकार बनाई, पहले तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो वो बनाई, उसको जो मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, वो लिखा है कि भई ये यदि इनका लॉन्ग टर्म विज़न था 370 हटाना, तो शॉर्ट टर्म में अंदर घुस के और इनको यदि वो दुर्बल करना चाहते थे, तो उस शॉर्ट टर्म से ये एक टैक्टिकली माना जा सकता है कि उन्होंने ये किया। लेकिन जो भी लोग उनके अंदर बैठे हुए थे, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई आइडिया था कि इसको टैक्टिकली आगे कैसे परवान चढ़ाया जाए। बाद में तो जिस तरह से आपकी महबूबा मुफ्ती के पर काटे गए, वो बात अलग है। लेकिन जो इनके लोग थे, वो महबूबा मुफ्ती के पापों में पूरी तरह से सम्मिलित थे। रोशनी एक्ट में ज़मीन कब्ज़ाने में थे और अलग-अलग जो कार्यक्रम हुए हैं पैसे बनाने के, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल लीडरशिप थी, वो सम्मिलित थी। और महबूबा मुफ्ती के कारण ही महबूबा मुफ्ती के कारण ही जब बुरहान वानी को हमारे सिपाहियों ने मार गिराया, हमारी सेना ने मार गिराया, तो उसके बाद से जो कार्यक्रम महबूबा मुफ्ती ने किया है, वो पूरी तरह से देश को समाप्त करने के लिए, देश की जो आपकी सुरक्षा को समाप्त करने के लिए, देश के कश्मीर में प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो कुछ हो सकता था, वो उन्होंने किया। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, वो ये कि जिहादियों के जनाज़ों में उन्होंने लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति दी। सबसे पहले तो जिहादियों के जो शव थे, जो इस प्रकार के एनकाउंटर्स में मारे जाते थे, उनको बिना नाम की कब्रों में पहले गाड़ दिया जाता था। लेकिन अब इन्होंने ये कार्यक्रम किया कि जो भी मारा जाता था, कोई टेररिस्ट भी मारा जाता था, तो उसको जो है उसका जो शव था, वो ये परिजनों को दे देते थे। फिर परिजनों के सानिध्य में बड़े-बड़े जलसे होते थे, दसों हज़ारों की भीड़ लगती थी और वहाँ पर एक तरह का पूरा माहौल बनाकर, भावनाओं को उत्तेजित कर कर और वहाँ पर फिर रिक्रूटमेंट किया जाता था, आगे के भविष्य के जिहादियों का। ये पूरा काम पूरे मनोयोग से, पूरी लगन से महबूबा मुफ्ती ने कराया।
इसीलिए 370 से हटने का जो सबसे बड़ा धक्का लगा, वो इन्हीं दोनों गुपकार गैंग के जो प्रमुख कबीले हैं, यानी मुफ्ती कबीला और अब्दुल्ला कबीला, इनको सबसे ज़्यादा उसका दुःख हुआ। तो अब इनके दुःख में अब रोने-कलपने वाला कोई नहीं है। इनको अब समझ लेना चाहिए कि स्थिति कहाँ है, स्थिति कैसे चल रही है। 370 तो अब हटने वाला है नहीं किसी भी तरह से। चुनाव होंगे, चुनाव होंगे यदि तो फिर एक कोई नया मुख्यमंत्री आएगा। अब वो नया मुख्यमंत्री कैसे ये लोग चाहते हैं कि भई हम किस तरह से कोई सौदेबाज़ी कर लें और हम ही मुख्यमंत्री रह जाएँ। अब उसके लिए 3-3 लोग सौदेबाज़ी में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को अभी भी समय है कि वो जो नए इलेक्टोरल रोल्स बन रहे हैं, नए इलेक्टोरल रोल्स बनने के बाद में उसका जो है वो एक उसके ऊपर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके ये जो पूरा इन्होंने डिलिमिटेशन कराया है 2011 के सेंसस के आधार पर, इसको दोबारा अगर देख लें, तो आप ये देखेंगे कि जो 90 सीटें हैं, उसमें से घाटी में 40 ही रह जाएँगी, 50 जम्मू के पास आ जाएँगी। अंततः तो ये करना ही पड़ेगा। तो आज हम महबूबा मुफ्ती को दुःख को देखकर, उनके रोने-कलपने को देखकर हम याद करें उन तमाम वीरों को, उन तमाम बलिदानियों को, जिनको अकाल मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा, इनकी शैतानियों के चलते हुए। और यदि इनको कोई कष्ट हो रहा है तो अभी मुझे लगता है कम है, इनकी सुरक्षा हटा ली जानी चाहिए। इनकी सुरक्षा यदि हटा लेंगे, तब इनको आटे-दाल का भाव पता चलेगा, तब ये जो रोज़ जो है वो उल-जलूल बयान देते हैं, उसके बाद फिर जब इन्हें पर्सनल सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, तब इनकी समझ में आएगा कि भारत देश में रहते हुए, भारत देश ने इनको जो सुरक्षा दे रखी है, उसका ये दुरुपयोग किस प्रकार कर रहे थे। तो महबूबा, 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 महबूबा क्या करेगी महबूबा, क्या करेगी महबूबा? जय श्री राम।